भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची जितनी उस जमाने में थी। यह कथा है एक ऐसे राजा की जिसके पास सब कुछ था। राज्य था, धन था, यश था, सुंदर रानी थी, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, यही इस कथा का सार है। तो चलो आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो। आज से हजारों साल पहले मध्य भारत के महान नगर में, जिसे दुनिया उज्जैन के नाम से जानती है। उज्जैन एक ऐसा नगर जहां हर गली में खुशहाली थी, हर घर में दिया जलता था, हर चौराहे पर संगीत गूंजता था। शिप्रा नदी के किनारे बसा यह नगर स्वर्ग से कम नहीं था। मंदिरों की घंटियां सुबह से शाम तक बजती रहती थी। बाजारों में हीरे मोती बिकते, हाथी घोड़ों की टाप से धरती गूंजती थी। और इस सोने की नगरी का राजा था महाराज भर्तृ। भाइयों, भर्तृ कोई साधारण राजा नहीं था। जब वो दरबार में आकर अपने सिंहासन पर बैठता था तो पूरा दरबार झुक जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब तेज था। चेहरे पर ऐसा नूर था जैसे सूरज खुद उतर आया हो। कद लंबा, सीना चौड़ा, भुजाएं बलिष्ठ। जब वो घोड़े पर सवार होकर निकलता था तो नगर की औरतें छतों पर चढ़कर उसे देखने आती थी। लेकिन भर्तृ की असली ताकत उसका शरीर नहीं, बल्कि उसका दिमाग था। वो एक महान विद्वान था, संस्कृत का ऐसा जानकार था कि बड़े बड़े पंडित उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे। उसे नीति पर ऐसे श्लोक लिखे जो आज भी पाठशालाओं में पढ़ाए जाते हैं। उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि एक बार जो बात सुन ले वो बात कभी नहीं भूलता था। उसके दरबार में देश विदेश के विद्वान आते थे, कवि आते थे, संगीतकार आते थे, व्यापारी आते थे। सबको भर्तृ उचित सम्मान देता था। गरीब को दान देता था, बुद्धिमान को पुरस्कार देता था, वीर को जागीर देता था। प्रजा उसे भगवान की तरह मानती थी। अब भाइयों, इस राजा का एक छोटा भाई भी था। नाम था विक्रमादित्य। जी हाँ, वही विक्रमादित्य जिनकी बात बात पर किस्से सुनाए जाते हैं, जिनके न्याय की धाक दूर दूर तक थी, जिनके नाम पर विक्रम संवत चलता है। वो भर्तृ के सगे छोटे भाई थे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। भर्तृ बड़ा था तो राज्य उसका था, लेकिन विक्रमादित्य उसका दाहिना हाथ था। जब भी कोई मुश्किल आती दोनों मिलकर सुलझाते। जब भी कोई दुश्मन आता दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते। उज्जैन का राज्य बहुत बड़ा था, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, दूर दूर तक भर्तृ का परचम लहराता था।
पड़ोसी राजा उससे डरते थे, व्यापारी उसकी शरण में आते थे, साधु संत उसके राज्य में निर्भय होकर विचरण करते थे, क्योंकि उन्हें पता था जब तक भर्तरी है कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। भाइयों, राजा के पास इतना सब कुछ था, लेकिन इंसान का मन कभी भरता है क्या? नहीं भरता। राजा के दरबार में एक दिन एक दूत आया। वो एक छोटे से राज्य का संदेशवाहक था। राजा के सामने झुककर कहा, महाराज, हमारे राजा आपसे संधि करना चाहते हैं। वो अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा, महाराज पहले से विवाहित हैं। कुछ ने कहा, लेकिन राजनीति में संधि जरूरी है। कुछ चुप रहे। भर्तरी ने दूत की बात सुनी। फिर उसने एक काम किया जो शायद किसी राजा ने पहले नहीं किया था। उसने कहा, पहले मैं उस राजकुमारी को देखूंगा। अगर वो मुझे पसंद आई तो विवाह होगा। दरबारी चौंक गए। राजाओं में यह रिवाज नहीं था। राजा देखे बिना ब्याह करते थे, लेकिन भर्तरी अलग था। कुछ दिन बाद वो दूसरे राज्य में गया और वहाँ उसने जो देखा वो देखकर उसके पांव ठिठक गए। राजकुमारी का नाम था पिंगला। भाइयों, पिंगला को देखकर ऐसा लगता था जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। गोरा रंग, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें कजरे की जरूरत नहीं थी, पतली कमर, चाल ऐसी जैसे हंसनी चल रही हो। जब वो बोलती थी तो आवाज़ ऐसी मीठी थी जैसे वीणा के तार छिड़े हों। भर्तरी एक पल के लिए भूल गया कि वो एक राजा है। एक पल के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया, फिर जोर से धड़का। उसने मन ही मन सोचा, यही मेरी रानी बनेगी। विवाह की बात पक्की हो गई। शुभ मुहूर्त निकाला गया। दोनों राज्यों में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, फूल बरसाए गए, दीपक जलाए गए और एक शुभ दिन राजा भर्तरी और राजकुमारी पिंगला का विवाह हो गया। उज्जैन में जश्न का माहौल था। 7 दिन और 7 रात उत्सव चला। गरीबों को दान दिया गया, कैदियों को माफ़ किया गया, पूरे नगर में मिठाई बांटी गई। पिंगला उज्जैन की महारानी बन गई। भाइयों, अब राजा का जीवन जैसे पूरा हो गया। दिन में राजकाज, शाम को दरबार, रात को पिंगला के साथ वो पल जो सिर्फ उन दोनों के थे। भर्तरी पिंगला को बहुत प्यार करता था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। जो मांगे वो मिलता था, जो चाहे वो होता था। पिंगला भी राजा से प्रेम करती थी, या कम से कम ऐसा दिखाती थी। लेकिन भाइयों, यह एक बात है जो ध्यान से सुनो। प्रेम और दिखावे में फ़र्क होता है। असली प्रेम वो होता है जो किसी की परवाह किए बिना, किसी लालच के बिना, सिर्फ उस इंसान के लिए हो। लेकिन नकली प्रेम वो ऊपर से मीठा होता है, अंदर से खोखला। भर्तरी को यह फ़र्क समझने में बहुत साल लगे और जब समझ आया तो उसकी दुनिया उलट गई। लेकिन वो बात बाद में आएगी। अभी तो उज्जैन में खुशियाँ थी। राजा खुश था, रानी खुश थी,
प्रजा खुश थी। महल में हर रोज संगीत गूंजता था, बगीचे में फूल खिलते थे, शिप्रा नदी में नाव चलती थी। राजा कभी कभी शाम को पिंगला को लेकर नदी के किनारे जाता था। दोनों साथ बैठते थे। चांद निकलता था तो राजा कहता था, देखो पिंगला, यह चांद तुमसे कम सुंदर है। पिंगला हंसती थी। उसकी हंसी सुनकर राजा का दिल भर जाता था। उन दिनों भर्तृ को लगता था, इससे ज़्यादा सुख किसे मिला होगा इस दुनिया में। लेकिन भाइयों, जो सुख दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो दर्द छुपा होता है वो एक दिन जरूर सामने आता है। उज्जैन के उस महल में एक राज छुपा था, एक ऐसा राज जो अगर भर्तृ को पता चल जाता तो उस दिन ही उसकी दुनिया टूट जाती। लेकिन भगवान की लीला देखो, वो राज तब खुला जब एक साधु आया एक अमर फल लेकर, और उस अमर फल ने सब कुछ बदल दिया। वो कहानी अगले भाग में। आज इतना ही भाइयों, भर्तृ के जीवन का यह पहला अध्याय वैभव का, प्रेम का, खुशियों का। लेकिन जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सुख के बाद दुख भी आता है। अगले भाग में हम जानेंगे वो साधु कौन था, वो अमर फल कहाँ से आया, और वो पिंगला का वो क्या राज था जो सब कुछ बदल देगा। तब तक के लिए जय हो, जय महाकाल। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और मित्रों को ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल 12/8/82 व्रत कथा को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। जय महाकाल। हर हर महादेव।